हाँ जी, हो गया। नमस्कार सभी को। आज हम अपने राजस्थान के इतिहास को लेकर के विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में हमने राजस्थान परिचय पहले में डाल चुका हूँ, आपने देखा होगा, सामान्य बहुत चर्चाएं की थी हमने। अब देखो साहब, आज अपना जो टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। काफ़ी सारे बच्चों की समस्याएं थी कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका सही सिस्टमेटिक ढंग जो है, सिस्टमेटिक जो रूप है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आज अपन गुर्जर प्रतिहार वंश को ही ले रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका एकदम सिस्टमेटिक, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और राजस्थान में इनका योगदान क्या रहता है ना। तो राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश, ध्यान देना, अपने 7वीं से लेकर के 12वीं सदी अगर हम देखें, ये मिडाइवल हिस्ट्री अपनी मध्यकालीन इतिहास है ना, जिसको हम राजपूत काल भी कहते हैं। 7वीं से 12वीं सदी जो कि अपनी मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकाल है, इसे हम क्या कहते हैं, राजपूत काल भी कहते हैं। और इसी काल में, इसी सदी में, है ना, 7वीं से लेकर 11वीं तक गुर्जर प्रतिहार वंश ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिसको राजस्थान से ले जाकर इन्होंने पूरे उत्तर भारत में इसका प्रचलन किया था। तो बात उठती है कि गुर्जर प्रतिहार कौन से शासक थे भाई, क्या थे ऐसे। तो देखो, गुर्जर, सामान्य चर्चा, बिल्कुल सामान्य, कि भाई गुर्जर जो है, गुर्जर का मतलब तो जाति विशेष नहीं है, बल्कि कोई प्रदेश विशेष में रहने वाले लोग हैं। गुर्जरात्रा प्रदेश, राजस्थान का वो क्षेत्र प्राचीन काल में गुर्जरात्रा कहलाता था, जहां पर गुर्जर लोग निवास करते थे। यानी यहाँ के निवासियों को, जो इस प्रदेश में रहते थे, उन्हें क्या कहा गया, गुर्जर। तो ये गुर्जर जो शब्द है वो किसी क्षेत्र से संबंधित है, ना कि किसी जाति से संबंधित। ठीक है। दूसरी बात आती है प्रतिहार। ये पद का सूचक है। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, जिसे हम रक्षक कहते हैं। जो हमारे यहाँ पर रक्षा का कार्य करते थे, हम सबकी रक्षा किया करते थे, वो द्वारपाल प्रतिहार कहलाते थे, रक्षक कहलाते थे। होता यूं है कि अगर अपन देखें ना, सामान्य, बहुत सामान्य रूप से देखें तो अपना जो राजस्थान है, ध्यान दीजिएगा, ये अपना क्या है भाई साहब, राजस्थान है। और राजस्थान की हम बहुत सिंपल सी चर्चा कर रहे हैं। ये अपना क्या है भाई, राजस्थान है। ध्यान दीजिए कि जब भारत में, बहुत सिंपल, भारत में कुछ स्थितियां ऐसी आई है जिनमें हमें बहुत ज़्यादा संकटों का सामना करना पड़ा है। ये अपना भारत है। पहले जो भारत था, विशेष रूप से ये अपना पाकिस्तान वाला क्षेत्र भारत में ही था, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र भी क्या था, भारत में ही था, है ना। ये है राजस्थान। होता यूं है कि 7वीं सदी के आसपास भारत में अरब से आए, अरब आक्रमणियों का लगातार आक्रमण हो रहा था साहब। जो अरब से आ रहे थे, इन आक्रमणकारियों का लगातार हमारे यहाँ पर आक्रमण हो रहा था, है ना। आपको पता हो कि ये सिंध प्रदेश, ये कौन सा प्रदेश है, सिंध प्रदेश है। इस प्रदेश में भाई मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा। सन 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिंध के शासक थे दाहिर सैन, है ना, हिंदू शाही वंश के, उनको हराया था। उस समय क्या होता है कि एक वंश था, एक प्रजाति थी जो इन आक्रमणों से हमारी रक्षा कर रही थी, वो थी गुर्जर प्रतिहार, है ना। और रक्षा इस सीमा से बाहर होता यूं है कि 712 से लेकर के 1192 ईस्वी तक हमने देखा कि भाई साहब बहुत सारे आक्रमण, अरब आक्रमणकारी लगातार आए, बहुत सारे आक्रमण होते हैं साहब यहाँ पर, है ना। तो इन आक्रमणों से जो हमें बचाने वाले थे वो थे गुर्जर प्रतिहार। वो कौन थे भाई, गुर्जर प्रतिहार। और उन्हीं गुर्जर प्रतिहारों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, सामान्य रूप से देखिएगा आप कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है वो राजस्थान का सबसे शक्तिशाली वंश शुरुआती दौर का, है ना भाई, जिसने उत्तर भारत में अपनी पताका लहराई थी। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से बनते हैं उनकी हम देखते हैं कि साहब सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जो गुर्जर प्रतिहार हैं इनकी उत्पत्ति कहां से होती है सरकार, है ना। इसके बारे में ज्यादा प्रश्न आता है अपने यहाँ पर। तो देखो, इनकी अगर उत्पत्ति की हम चर्चा करें
तो सामान्य रूप से देखना साहब, बिल्कुल सामान्य रूप से, कि सबसे पहले अगर इनकी उत्पत्ति हम देखें तो अपने यहां पर आपने पढ़ी होगी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है इनके रचयिता हैं चंद्रबरदाई। कौन है भाई साहब? चंद्रबरदाई। ये चंद्र जो है ना, इस पर बहुत विवाद है, आपत्ति रहती है कि ये चंद्र है या चंद है। हाँ भाई, चंद्र को ही हम सामान्य भाषा में अपभ्रंश रूप में चंद कह देते हैं, इसलिए कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। तो चंद्रबरदाई जो हैं या चंद्रबरदाई जो हैं वो इसके क्या है, लेखक हैं। समझना कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है ना, कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के लिए सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो है चंद्रबरदाई का, पृथ्वीराज रासो में दिया गया है। उन्होंने कहा कि साहब राजस्थान में जो ये अपना जो राजस्थान है विशेष रूप से, है ना, और इसमें यहाँ पर सिरोही में आबू पर्वत पर एक ऋषि थे जो यहाँ यज्ञ किया करते थे साहब, है ना, वशिष्ठ ऋषि। अब उनके यज्ञों में बहुत सारी बाधाएं आ जाती थी, है ना। बाधाएं डालने के लिए राक्षस प्रजातियां पहले यज्ञों में बाधाएं डालने का काम करती थी, है ना, कि साहब यज्ञ करना शुरू किया, बाहर से कोई ना कोई जनजाति, कोई प्रजाति ऐसी आती थी, है ना, जो राक्षस कुल की हुआ करती थी, असुर जातियां जिनको हम कहते हैं। वो यज्ञों में हड्डियां डाल देते थे, पानी डाल देते थे, है ना, खून मदिरा वगैरह कुछ भी डाल देते थे। इससे क्या होता था कि इनके यज्ञ संपन्न नहीं हुआ करते थे। तो इन ऋषि ने क्या किया, है ना, इन ऋषि ने क्या किया भाई साहब, एक यज्ञ किया, है ना। यूं कहते हैं कि साहब किंवदंती एक सुंधा माता का लेख भी आता है। ये चंद्रबरदाई की स्टोरी हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं सुंधा माता। ये सुंधा माता का जो लेख है ये है जालोर में। सुंधा माता का लेख हमें कहां से मिला है? जालोर से। तो सुंधा माता के लेख में भी चर्चा की गई है। इसमें बताया गया कि प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान है। प्रतिहार किसकी संतान है भाई? वशिष्ठ ऋषि की संतान है। लेकिन भाई चंद्रबरदाई कहता है ना भाई, ऐसी नहीं बात थी। हुआ यूं था कि यहाँ यज्ञ किया था इन मुनि ने, और इस यज्ञ से 4 आदमी निकले थे भाई साहब। कितने आदमी निकले थे? 4 आदमी निकले थे। और ये 4 आदमी जो है ये कौन कौन थे? एक तो थे प्रतिहार, एक तो कौन थे? प्रतिहार थे, एक थे परमार, और एक थे अपने चालुक्य, जिनको हम सोलंकी भी कहते हैं। चालुक्य बोलो चाहे सोलंकी बोलो, बात एक ही है ना। चालुक्य ही सोलंकी और सोलंकी क्या है? चालुक्य है। एक है चौहान। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने, वशिष्ठ मुनि कौन से मुनि थे भाई साहब? वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया, उससे 4 पुरुष निकले, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। यही सही क्रम है इनका, है ना, कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, है ना। और ये इन यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। आगे जाकर इन्हीं के वंश जो है वो प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश और चौहान वंश कहलाए। जिसमें ये जो 2 वंश है चौहान और प्रतिहार, ये अपने राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं साहब, है ना। चौहानों के रूप में पृथ्वीराज चौहान का नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है, और गुर्जर प्रतिहारों में मिहिर भोज का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ध्यान रखना कि उत्पत्ति के सिद्धांत में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो लिखते हैं कि वशिष्ठ मुनि द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न है प्रतिहार। वहीं सुंधा माता लेख कहता है कि नहीं भाई साहब, ये इनके 4 बेटे थे। इसमें जब प्राचीन काल में एक परंपरा हुआ करती थी, प्राचीन काल में क्या होता था कि जब अपने बेटों को आप वेदाध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए भेजते थे, तो उनको अग्नि शुद्धि करवाया करते थे। यानी कि साहब आप यज्ञ वगैरह करवाते थे और यज्ञ के बाद में उनको आप पढ़ने के लिए भेजा करते थे। तो आप ऐसे ही इन्होंने क्या किया, इनको यहाँ यज्ञ करवाया और फिर दीक्षा दी और इनको ताकतवर बनाया, इनको ज्ञान दिया, लड़ने का, करने का, सब कुछ, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा मजबूत हो गए साहब। तो ये पढ़ने से पहले की क्रिया थी, यज्ञ करके इनको दीक्षा दी गई थी। ये सुंदा माता अभिलेख कहता है कि वशिष्ठ ऋषि की 4 औलादे थी, 4 पुत्र थे, इनको इन्होंने क्या दिया? शिक्षा दी। इसी को अपभ्रंश रूप में पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि हाँ साहब यज्ञ कुंड से निकले थे। तो इनमें क्या सामान्य चर्चाएं हैं कि साहब ये यज्ञ कुंड से निकले थे। हाँ, अगर हम देखें कि यज्ञ कुंड से निकले थे, इसका समर्थन करने वाले कौन हैं,
तो मुहणोत नैणसी इस मत का समर्थन करते हैं। सूर्यमल मिश्रण भी कहते हैं, मुहणोत नैणसी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चंद्रबरदाई सही कहता है कि यज्ञ कुंड से ही इनकी उत्पत्ति हुई थी। मैं बठैयो आई देख रही हो है ना, बठिनु मिश्रण सूर्यमल मिश्रण कहे, हाँ साहब मैं भी बठैयो, वे चारों आदमी निकले हमारे सामने निकले साहब, है ना। तो अगर आपसे पूछे ना यज्ञ कुंड से निकले, इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं? चंद्रबरदाई तो है ही है, नैणसी भी है और मिश्रण भी है, नैणसी भी है और सूर्यमल मिश्रण भी है। इसके अलावा एक कर्नल जेम्स टोड, कौन सा है भाई साहब? कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि सही बात है, चंद्रबरदाई सही कहे है कि ये चारों आदमी जो है प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान जो है ये अग्निकुंड से हैं, लेकिन ये अग्निकुंड से निकले नहीं थे, बल्कि ये विदेश से आई हुई प्रजाति थी। विदेश से दो प्रजातियां शक और सीथियन आए थे। उनको वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ परंपरा के आधार पर अग्निकुंड में आहुतियां दिलवाई, अग्निकुंड में शुद्धि की उनकी, है ना, और उनको ताकतवर बनाया। तो इस आधार पर वो कहते हैं कि अग्निकुंड वाला सिद्धांत सही है, लेकिन अग्निकुंड का मतलब ये नहीं कि अग्निकुंड से निकले, बल्कि उनको अग्निकुंड के द्वारा पवित्र किया गया था। तो ये ध्यान रखना कि ये शक और सीथियन की औलादे हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इनको विदेशी बता दिया। अग्निकुंडीय मत का समर्थन करते हुए कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या बता दिया? विदेशी बता दिया। भाई साहब बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना कि अग्निकुंड से निकले थे गुर्जर प्रतिहार, ये चंद्रबरदाई कहता है पृथ्वीराज रासों में, लेकिन इसका समर्थन करते हैं मुहणोत नैणसी, सूर्यमिल मिश्रण। टोड भी समर्थन करते हुए कहते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत ठीक ठाक है, लेकिन अग्निकुंड से निकले नहीं थे। ये मध्य एशिया से आई हुई दो प्रजातियां थी, एक शक और दूसरा सीथियन। इनको शुद्ध किया था अग्निकुंड के द्वारा, इनमें अग्नि आहुतियां दिलवाकर यज्ञ करवाया गया था इनके द्वारा, फिर इनको मजबूत एक ताकतवर वंश के रूप में उभारा गया था। तो ये गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के फेमस सिद्धांत है। एक अपना चंद्रबरदाई वाला है ना, एक शुंधा माता लेख आता है। एक क्या आता है भाई साहब? शुंधा माता लेख, जिसमें वशिष्ठ ऋषि की संतान बताया है इन चारों को, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों को। फिर हम देखते हैं भाई साहब और क्या क्या सिद्धांत है। तो देखो एक आता है ग्वालियर का शिलालेख या ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति है, इसके लेखक हैं बालादित्य। रचयिता कौन है? बालादित्य हैं। ग्वालियर प्रशस्ति के रचनाकार हैं बालादित्य। ये तिथि विहीन प्रशस्ति है, तिथि का कोई उल्लेख नहीं है यहाँ पर साहब, है ना। तिथि विहीन प्रशस्ति अगर आपसे पूछे कौन सी है, तो ग्वालियर प्रशस्ति तिथि विहीन है, तिथि का उल्लेख इस पर नहीं है ना। ग्वालियर प्रशस्ति जो है अपन नागभट्ट जब पढ़ेंगे सेकंड, उस समय भी ग्वालियर प्रशस्ति में उसको कर्ण की संज्ञा दी गई है नागभट्ट सेकंड को। लेकिन फिलहाल गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में स्वयं गुर्जर प्रतिहार लिखते हैं, बालादित्य लिखता है कि गुर्जर प्रतिहार लक्ष्मण के वंशज हैं। किसके वंशज है भाई साहब? लक्ष्मण के वंशज हैं गुर्जर प्रतिहार। जो श्री राम के छोटे भाई थे, भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, उनके वंशज हैं गुर्जर प्रतिहार। तो अगर आपसे पूछे, देखो इसकी खोज जो है ग्वालियर प्रशस्ति की कनिंगम ने की थी 1861 में, कनिंगम द्वारा खोजा गया लेख है ये, खोजी गई प्रशस्ति है ये। प्रशस्ति अभिलेख है ना भाई, अभिलेख जो होते हैं है ना, अगर वो शिलालेखों पर लिखे जाते हैं तो वो शिलालेख कहलाते हैं, शिलाओं पर लिखे जाते हैं। अगर वो खंबे पर लिखे जाते हैं वो स्तंभ कहलाते हैं, है ना। सिंपल और सरल सी बातें। प्रशस्ति जो किसी प्रशंसा में लिखी गई है वो प्रशस्ति कहलाती है ना। तो इसमें प्रशंसा थी साहब, राजाओं की क्या की गई थी? प्रशंसा की गई थी, है ना। तो ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो लिखने वाला बालादित्य है, तिथि विहीन है, लक्ष्मण के वंशज अपने आप को ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों ने बताया है। इसकी खोज किसने की थी? कनिंगम ने की थी 1861 में। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ओर, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अलावा एक आता है एहोल अभिलेख। क्या आता है? एहोल अभिलेख। ये पुलकेशिन सेकंड का है, चालुक्य शासक रहे हैं पुलकेशिन सेकंड। 634 ईस्वी में ये लेख है, 634 ईस्वी का। कब का है? 634 ईस्वी का। पुलकेशिन सेकंड का समय का अभिलेख है, 634 ईस्वी का है ना। और इस अभिलेख में पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है। अगर आपसे पूछे पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख किस
अभिलेख से प्राप्त होता है। ऐहोल कर्नाटक में, ये कहां से मिला हमें? कर्नाटक से मिला है। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के समय का है, 634 ईस्वी का है। पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख ऐहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। खास बात ध्यान रखना, गुर्जर शब्द का उल्लेख हमें और भी अभिलेखों से मिलता है, जिसमें नीलगुंड है, नीलगुंड का अभिलेख है, करहाड़ का अभिलेख है, देवली का अभिलेख है ना। इन अभिलेखों से भी हमें गुर्जर शब्द का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख कहां से मिला, तो ध्यान रखना पहली बार गुर्जर शब्द का उल्लेख हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है भाई साहब? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। समझ जाओगे बात को, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे की ओर। हाँ, नेक्स्ट ये थी सामान्य बात कि साहब गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हम देख रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो में उनको अग्निकुंड से उत्पन्न बताया। सुंदा माता अभिलेख कहता है कि ना साहब वशिष्ठ की औलादे थी चारों की चारों, है ना। और वहीं कर्नल जेम्स टोड इनको विदेशी बताता है, सक्सीथियन की संतान बताता है, और अग्निकुंड सिद्धांत का कुछ हद तक समर्थन भी करता है। मुहनोत नयन से सूर्य मिल मिश्रण भी क्या करते हैं? इसका समर्थन करते हैं साहब, है ना। वहीं ग्वालियर शिलालेख में खुद गुर्जर प्रतिहार शासकों ने लिखा है कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं। हम किसके वंशज हैं? लक्ष्मण के। वहीं ऐहोल अभिलेख इनको गुर्जर बताता है। इनको क्या बताता है भाई? गुर्जर बताता है। इसके अलावा नीलगुंड, करहाड़, देवली अभिलेख जो है, एक राधनपुर भी आता है। एक अभिलेख और है इनके चारों के साथ में, राधनपुर, है ना। राधनपुर अभिलेख में भी इनको गुर्जर बताया गया है। तो गुर्जर बताने वाले पहला तो है अपना ऐहोल। पहला तो कौन सा है? ऐहोल। इसके अलावा नीलगुंड, करहाड़, देवली और राधनपुर में भी इनको क्या बताया गया भाई साहब? गुर्जर बताया गया है। ठीक है। और देखो कि एक आता है बाउक। ये अपने मंडोर के शासक हुए थे बाउक। इनके बाद होते हैं कक्कुक। तो बाउक एवं कक्कुक का अभिलेख, बाउक एवं कक्कुक का अभिलेख आता है। तो बाउक एवं कक्कुक का अभिलेख अगर हम देखें तो ये जो दोनों शिलालेख हैं, ये बाउक का शिलालेख 1837 ईस्वी में लिखा गया और कक्कुक है 1861 ईस्वी का। यानी पहले राजा बाउक हुआ और बाद में कक्कुक हुआ था। ये दोनों मंडोर के शासक थे। दोनों किसके शासक थे? मंडोर। बाउक और कक्कुक दोनों भाई हैं, है ना। और कुछ अभिलेखों में बताया गया वैसा बाउक का पुत्र है कक्कुक, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाउक और कक्कुक दोनों भाई हैं। तो बाउक जो है 837 ईस्वी में एक शिलालेख लिख पाता है। मंडोर जोधपुर से ये दोनों शिलालेख मिलते हैं, है ना। बाउक का शिलालेख मंडोर जोधपुर से मिलता है और कक्कुक का शिलालेख जो है एक माता की साल मंदिर है, जैन मंदिर है, माता की साल, है ना, जहाँ खाकू की देवड़ है, माता की साल। तो माता की साल में द्वार पर लगा हुआ था कक्कुक का शिलालेख, है ना। और इन दोनों शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहारों की चर्चा की गई है और दोनों में गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है। दोनों में गुर्जर प्रतिहारों को क्या बताया गया भाई साहब? है ना, ब्राह्मण बताया गया है। तो अगर आपसे पूछे गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण किसमें बताया गया है? बाउक एवं कक्कुक। ये मंडोर के दोनों गुर्जर हर प्रतिहार शासक हुए हैं। बाउक भी मंडोर का शासक हुआ है, कक्कुक भी मंडोर का शासक हुआ है। बाउक ने कहा कि भाई साहब हम ब्राह्मण हैं, ये 837 ईस्वी का लेख है। कक्कुक ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, हम ब्राह्मण ही हैं, है ना। इस दोनों लेखों में गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली की चर्चा की गई है। इन दोनों लेखों में गुर्जर प्रतिहारों की किसकी चर्चा की गई है? वंशावली की। इसमें बताया गया, बाउक और कक्कुक के लेख में बताया गया है कि हरिश्चंद्र नाम का कोई ब्राह्मण हुआ था जो बहुत बड़ा विद्वान था। उसकी उपाधि थी रोही लद्दी। उपाधि क्या थी? रोही लद्दी उपाधि थी हरिश्चंद्र की। बहुत बड़ा विद्वान हुआ था। इसको विप्र की उपाधि दी गई है बाउक लेख में। किसकी उपाधि दी गई है भाई साहब? विप्र की उपाधि दी गई है। तो हरिश्चंद्र या रोही लद्दी इसकी उपाधि है। हरिश्चंद्र जो है उसके दो रानियां थी, एक ब्राह्मणी थी। भाई ब्राह्मण था तो ब्राह्मणी रानी तो ये बनाएगा, यानी सामान्य आदमी था, राजा वाजा नहीं था। हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी वो कोई ब्राह्मणी थी, उसका नाम हमें नहीं मिलता है। बाद में हरिश्चंद्र जो है ब्राह्मणी को अपने घर पर छोड़कर कहीं गया होगा बेचारा, है ना। घूमते घुमाते कहीं गया। विद्वान तो था ही, ताकतवर था ही, है ना।
तो कोई क्षत्राणी थी भद्रा, है ना, भद्रा नाम की क्षत्राणी थी, है ना, उसके साथ बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद में दोनों ने स्वयंवर, वही बात है, विवाह कर लिया, है ना। तो भद्रा नाम की पत्नी इनकी दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी कोई ब्राह्मणी थी और दूसरी पत्नी कोई भद्रा नाम की क्षत्राणी थी। बहुत सामान्य चीजें। अब भद्रा और हरिश्चंद्र से 4 औलादें हुई भाई साहब, 4 संतान हुई इनको। कितनी संतान हुई? 4, जिसमें पहली संतान है भोग भट्ट। पहली कौन संतान है? भोग भट्ट। दूसरी है कद्दक। दूसरी कौन है भाई साहब? कद्दक, है ना। तीसरी है रज्जिल और चौथी है दद्द, है ना। ध्यान रखना कि साहब भद्रा नाम की क्षत्राणी से हरिश्चंद्र को कितनी संतानें हुई? 4 संतानें हुई, है ना। एक भोग भट्ट, दूसरी कद्दक, तीसरी रज्जिल और चौथी दद्द। चौथी कौन सी है भाई साहब? दद्द है, ठीक है। भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दद्द। ये बात है बाउक व घटियाली के लेख में। ये ककुक का जो अभिलेख है उसको बोलते हैं घटियाली का लेख। क्या बोलते हैं भाई साहब? घटियाली का लेख, है ना। क्योंकि घटियाली में मिला है, माता की साल से मिला है। कहां से मिला है? माता की साल से मिला है, इसलिए घटियाली नामक स्थान पर मिला है। तो कक्कुक का अभिलेख को घटियाली का लेख कहते हैं और बाउक का अभिलेख बाउक का अभिलेख ही कहलाता है। तो इन दोनों अभिलेखों में जो 833 और 861 ईस्वी के हैं, इसमें गुर्जर प्रतिहारों को ब्राह्मण बताया गया है और हरिश्चंद्र की संतान बताई गई है। किसकी संतान बताई गई है? हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्राणी, एक तो ब्राह्मणी और दूसरी क्षत्राणी जिसका नाम है भद्रा। और भद्रा से इनके 4 संतानें हुई, एक भोग भट्ट, दूसरी कद्दक, तीसरी रज्जिल और चौथी दद्द, है ना। आगे जाकर के रज्जिल के वंश ने शासन किया, तो हरिश्चंद्र इस वंश का संस्थापक माना जाता है ना। प्रथम संस्थापक हरिश्चंद्र है। मंडोर के शासक हैं, मंडोर की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आगे जाकर रज्जिल ने शासन किया मंडोर पर। रज्जिल के बाद कोई वंश में सिलूक नाम का व्यक्ति हुआ था, सिलूक ने शासन किया, इसके बारे में भी चर्चा मिलती है। सिलूक के संतानें हुई बाउक व कक्कुक, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, बाउक व कक्कुक, है ना। जिनका, इसका तो है घटियाली का लेख और इसका है बाउक का लेख। ये संतानें हुई। बाउक ने शासन किया, बाउक के बाद कक्कुक ने शासन किया, है ना। और कक्कुक के वंश में आगे जाकर के, है ना, ये मंडोर के प्रतिहार कहलाए। लेकिन इधर क्या होता है ना, और देखेंगे हम फिलहाल कि साहब इधर क्या होता है कि ये रज्जिल का वंश चल रहा था, है ना। वहीं एक मुनोत नैणसी जो है, थोड़े हमें और क्लियर करते हैं मुनोत नैणसी। मुनोत नैणसी कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं। मुनोत नैणसी क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं भाई साहब? 26 शाखाएं हैं। ये पूरी 26 शाखाओं का उल्लेख भी करते हैं अपनी किताब नैणसिरी ख्यात में। मुनोत नैणसी ने 2 किताबें लिखी, एक नैणसिरी ख्यात और एक मारवाड़ परगनारी विगत। तो मुनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 26 शाखाएं हैं। और इन 26 शाखाओं का समर्थन टोड ने भी किया है। किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने भी समर्थन किया है। ये टोड बहुत अलग आदमी था, राजस्थान के इतिहास का पिता। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया आपको कि साहब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का क्या कहलाता है? पितामह है ना। क्यों कहलाता है? ऐसे ही हम किसी व्यक्ति को पिता पितामह थोड़ी कह देते हैं, है ना। तो देखो कि जब कर्नल जेम्स टोड है राजस्थान आता है, पहली बार 1817 में राजस्थान आता है, ये मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनकर। भाई साहब ये फड़फड़ा जाता है, इसने यहाँ की इतिहास सुना कि लगा यार कोई ये लोग हैं क्या, ऐसे कोई लोग होते हैं क्या, है ना, कि एक एक जना 10-10 जने को थपेट देता है ढंग से। कर्नल जेम्स टोड भाई साहब इनकी कहानियों को सुन सुनकर इतना मजबूत हो गया कि भाई साहब इतिहास, मैं आपको पहले बता चुका हूँ टोड के बारे में, और आगे हम टोड के बारे में जब अलग से टोड को पढ़ेंगे, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को हम पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा टोड वास्तव में पिता मह कहलाने लायक था, है ना। बहुत बढ़िया आदमी था टोड साहब। इसने देखा राजस्थान के लोग भाई साहब बहुत ताकतवर हैं। ऐसा वंश आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा राजस्थान जैसे लोगों का, कि एक एक आदमी गायों को बचाने के लिए 10-10 से भिड़ जाता था।
है ना, हजारों की सेना के साथ 2 आदमी लड़ लेते थे, ऐसे वंश वाले थे, राजस्थान के लोग थे भाई साहब। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी मोनोथ नैन्सी का समर्थन किया कि हाँ साहब, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं हैं, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के नाम लिखे मोनोथ नैन्सी ने। उसमें से 4 शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण है, 26 शाखाओं में से 4 शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण, अभी उत्पत्ति चल रही है ना। गुर्जर प्रतिहार उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, यही देख रहे हैं फिलहाल। सबसे पहले चंद्रबरदाई ने बताया, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से होती है ना। सुंदा माता अभिलेख कहता है भाई साहब, वशिष्ठ की 4 संतानें हैं ये तो, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, है ना। वही टोड कहता है नहीं भाई साहब, विदेशी हैं ये, अग्निकुंड वाला ठीक है मामला, लेकिन ये विदेशी औलादे हैं, शक और शीत इनकी, है ना। वहीं भाई साहब ग्वालियर प्रशस्ति में स्वयं को लक्ष्मण का वंशज बताते हैं कि हम तो लक्ष्मण के वंशज हैं, है ना। और एहोल अभिलेख कहता है कि गुर्जर हैं, कौन है, गुर्जर हैं भाई साहब। और इसका समर्थन करता है नीलगुंड, राधनपुर, करहाड़ और देवली का अभिलेख, ये कहता है बिल्कुल सही बात है, गुर्जर है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 शाखाएं जो महत्वपूर्ण रही है। सबसे पहले हम मंडोर पढ़ रहे हैं, तो मंडोर जो है वो इसकी प्रथम शाखा है। मंडोर से ये लोग चले गए भीनमाल, कहाँ चले गए साहब, भीनमाल। भीनमाल से ये लोग गए उज्जैन, कहाँ गए, उज्जैन। आपको पता ही है कि मंडोर में तो हरिश्चंद्र ने अपनी शाखा की नींव रखी दी थी। भीनमाल में नागभट्ट प्रथम आता है, कौन आता है, नागभट्ट प्रथम, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी भीनमाल को बनाई, है ना, और उज्जैन को दूसरी राजधानी इसी ने बनाई थी। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाई, दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई, है ना। फिर कन्नौज, नागभट्ट सेकंड ने इसको राजधानी बनाई। हालांकि वत्सराज ने पहली बार कन्नौज का भ्रमण किया था, लेकिन नागभट्ट सेकंड जो है उसने कन्नौज को राजधानी बनाई। तो ये 4 शाखाएं बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा और भी है, राजोगढ़ की शाखा बहुत फेमस है, राजोगढ़ की शाखा बहुत फेमस है। भड़ोच, गुजरात, ये दोनों गुजरात में ही है ना, भड़ोच, जहां पर चौहानों ने आशापुरी देवी माता का मंदिर बना दिया। चौहानों में जो विग्रहराज सेकंड हुआ, उसने भड़ोच में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था, है ना, वो चौहान वंश में देखेंगे हम। तो भड़ोच, ये कुछ अन्य शाखाएं इनकी फेमस है। उज्जैन को हम अवंती की शाखा भी बोलते हैं, उज्जैन को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, अवंती की शाखा भी बोलते हैं। उज्जैन या अवंती एक ही चीज है, ठीक है। मैं बहुत थोड़ा सा फटाफट से आपको बता रहा हूँ, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गुर्जर प्रतिहार वंश मिलता नहीं है ना, समस्या आ रही थी बच्चों की काफी, तो उसका निराकरण करने के लिए मैंने ये क्लास आपको ऑनलाइन दी है। सब 4 शाखाएं जो हैं मोनोथ नैन्सी ने बताई गुर्जर प्रतिहारों की। सबसे फेमस शाखा मंडोर, फिर भीनमाल को बनाई, फिर उज्जैन को बनाई, और फिर कन्नौज को बनाई। इसके अलावा राजोगढ़ में भी ये गए, भड़ोच में भी गए, उनको भी हम देखेंगे साहब, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहारों के समय हमें ऐतिहासिक तथ्य और भी मिलते हैं। जब एक अरबी यात्री सुलेमान भारत आता है, वो भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख करता है। अरबी यात्री अल मसूदी आता है, वो भी गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन करता है। एक चीनी यात्री हेनसांग आता है, वो भी गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन करता है। तो हम तीनों ही देख लेते हैं। एक अरबी यात्री आया, सुलेमान, कौन आया भाई साहब, सुलेमान। वो कहता है कि साहब यहाँ मिहिर भोज नाम का कोई शासक है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ये गुर्जर प्रतिहार का चरम था साहब यहाँ पर, है ना। ये राजा को कहता है वरवा, क्या कहता है भाई साहब, राजा को कहता है वरवा, और गुर्जरों को कहता है जुर्ज। गुर्जरों को क्या कहता है, ये जुर्ज की संज्ञा दी। और ध्यान रखना, अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय भारत आया था। किसके समय भारत आया था, मिहिर भोज के समय। इसने गुर्जरों को तो कह दिया जुर्ज, गुर्जरों को तो क्या कह दिया, जुर्ज कहा, और मिहिर भोज को कहा वरवा। क्या कहा भाई साहब, मिहिर भोज को इसने कह दिया वरवा। तो ध्यान रखना, मिहिर भोज को क्या कहा इसने, वरवा कहा, है ना। तो अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था। अरबी यात्री सुलेमान जो है वो भारत आया था, किसके समय, मिहिर भोज के समय। इसने राजा को वरवा यानी मिहिर भोज को तो वरवा कहा, और गुर्जरों को जुर्ज कहा। गुर्जरों को क्या कहा इसने, जुर्ज कहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक यात्री आया था अपने अल मसूदी, अरबी यात्री अल मसूदी आया था साहब। अल मसूदी ने, अल मसूदी आया था, ये महिपाल के समय आया। किसके समय आया भाई साहब, ये महिपाल के समय आया अल मसूदी।
महिपाल जो प्रथम था, महिपाल प्रथम राजशेखर का शिष्य, है ना, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर उनका शिष्य था महिपाल प्रथम, है ना, जो महेंद्रपाल के बाद हुए थे, है ना। 910 से 913 से 943 का जो समय आता है महिपाल प्रथम का, तो ध्यान रखना अल मसूदी महिपाल प्रथम के समय भारत आता है और वो कहता है कि साहब, और भी हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी सामान्य चर्चाएं चल रही है ना, इनकी किताबें भी देखेंगे और भी देखेंगे। फिलहाल उत्पत्ति है, गुर्जरों के बारे में उल्लेख कहाँ से मिलता है हमें। अल मसूदी कहता है कि साहब महिपाल बहुत अच्छा शासक है और राजा को इसने कहा बोरा, और गुर्जरों को कहा अल गुर्जर। गुर्जरों को क्या कहा? अल गुर्जर कहा था, है ना। ये सामान्य सी चर्चा है अल मसूदी के द्वारा। तो अल मसूदी ने गुर्जरों को तो कहा अल गुर्जर और राजा को कह दिया बोरा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आगे की ओर, तो देखो एक आता है चीनी यात्री हेन सांग। कौन आता है वैसा? चीनी यात्री हेन सांग आता है हर्षवर्धन के समय। चीनी यात्री हेन सांग किसके समय आया? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में ही हो गई थी साहब, है ना। तो हर्षवर्धन के समय आया था। इसने भी गुर्जर प्रतिहार का वर्णन किया है कि साहब इसके समय भी गुर्जर प्रतिहार बहुत ज्यादा ताकतवर थे, है ना। और गुर्जर प्रतिहारों को अगर हम देखें तो ध्यान रखना कि देखो हेन सांग इसने किताब लिखी थी सी यू की इसकी किताब का नाम है, ये यात्रा वृतांत है। ये क्या है? एक यात्रा वृतांत है। इसने पूरे भारत की जब यात्रा की थी तो उसका वर्णन इसमें आता है, यात्रा वृतांत है सीयू की। ये चाइना का था, ये बौद्ध धर्मावलंबी था, बौद्ध धर्म को मानता था। पूरे विश्व को हमने बुद्ध दिया है भाई साहब, है ना। विश्व ने हमें युद्ध दिया और हमने विश्व को बुद्ध दिया। तो ये बौद्ध धर्मावलंबी था। इसी की प्रेरणा से इसने हर्षवर्धन ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, है ना। तो हेन सांग किताब है सीयू की, है ना। इसे कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। इसे क्या कहते हैं भाई साहब? यात्रियों का राजकुमार। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेन सांग को कहा जाता है। इसे भारत का शाक्य मुनि, क्या कहते हैं? शाक्य मुनि की भी संज्ञा दी गई है ना। इसे पंडित भी कहा जाता है ना। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा पंडित हुआ है ये। तो ध्यान रखना, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, पंडित इसे कहा जाता है। इसने गुर्जरों को कहा कुचेलो। गुर्जर जाति को इसने क्या कहा? कुचेलो, है ना। गुर्जर जाति को कुचेलो की संज्ञा दी थी इसने। बीनमाल को पीलो मोलो, बीनमाल को इसने क्या कहा था भाई साहब? पीलो मोलो कहा था। बीनमाल को क्या कहा था? पीलो मोलो कहा था, है ना। वहीं इसके समय मंडोर की भी इसने यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी भाई साहब? इसने मंडोर की भी यात्रा की थी और मंडोर का शासक था नरभट्ट। मंडोर का शासक कौन था? नरभट्ट था। इसने नरभट्ट को पेल्ला पेणी कहा। क्या कहा? पेल्ला पेणी। तो ध्यान रखना, मंडोर के शासक नरभट्ट इसके समय थे, मंडोर पर राज कर रहे थे, वो भी गुर्जर प्रतिहार शासक थे। उनको इसने क्या कहा? पेल्ला पेणी कहा। तो पुनः रिपीट कर रहा हूं, फटाफट से देख ले आप, है ना। फटाफट से देख ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल और सरल सी बातें हैं, ज्यादा माथा पच्ची नहीं है। कि गुर्जर प्रतिहार वंश कौन सा वंश है? गुर्जर प्रतिहार वंश है भाई साहब। ये देखो थोड़ा सा आनंद के साथ, गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हम देख रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन हुआ करते थे भाई साहब? गुर्जर प्रतिहार हुआ कौन करते थे? ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार जो है वो द्वारपाल हुआ करते थे, है ना। अरब आक्रमणों से हमारी रक्षा की थी इन्होंने, इसलिए प्रतिहार कहलाए। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई लिखता है, उसमें इनको यज्ञ कुंड से, अग्निकुंड से उत्पन्न बताता है। वहीं वशिष्ठ मुनि की संतान सुंदा माता अभिलेख बताता है। कर्नल जेम्स टोड इनको विदेशी बताता है। सूर्यमाला मिश्रण और मोनोत नैन्सी जो है वो चंद्रवरदाई का समर्थन करते हैं, है ना। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण की संतान बताया गया है, लक्ष्मण के वंशज बताया गया है। वहीं एहोल अभिलेख में इनको गुर्जर कहा गया है। क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है ना। इसके अलावा नीलगुंड, करहार, देवली, राधनपुर, ये दक्षिण भारत से मिले हुए 4 अभिलेख और है, इनमें भी इनको क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया है। बाहुक एवं कक्कुक जो है, कक्कुक का घटियाली का लेख मिलता है अपने को, बाहुक का लेख मिलता है।
इसमें इन्हें ब्राह्मण बताया गया है, हरिश्चंद्र की संतान जो भद्रा नाम की क्षत्राणी से उत्पन्न होते हैं, भोगबर, कद्दक, रजिल और दद। इनके वंश में सिलूक हुए, रजिल के वंश में कौन हुए? सिलूक हुए, सियुल के बाउक हुआ, कक्कुक हुआ, है ना, इन्होंने शासन किया था मंडोर पर। मुनोत नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। कर्णटोड में भी इन 26 शाखाओं का समर्थन किया है ना। मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। इसके अलावा राजौगढ़, भड़ोच भी इनकी शाखा है। अरबी यात्री सुलेमान मिहिर भोज के समय आता है, राजा को यानी मिहिर भोज को वरुआ कहता है और जुर्ज कहता है, गुजरों क्या कहता है? जुर्ज। इस्लाम का शत्रु मिहिर भोज, ये सुलेमान ने कहा है कि मिहिर भोज जो इस्लाम का क्या है वैसा शत्रु है। अरबी यात्री अल मसूदी इनको बोरा कहता है, राजा को महिपाल के समय आता है। अल गुर्जर कहता है गुर्जरों को। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आता है, ये सीयूकी लिखता है, यात्रियों का राजकुमार। साक्य मुनि और पेलो मोलो इसने भीनमाल को कह दिया, गुजरों को कुचेलो कह दिया। बौद्ध धर्मावलंबी था, इसी की प्रेरणा से हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ठीक है। मंडोर के शासक नरभट्ट को हेनसांग ने पेल्ला पेणी की संज्ञा दी है कि पेलचोट को राजा ओई हो साहब, है ना। क्यों? मंडोर शाखा पहले स्थापित हुई थी। ठीक है। ये तो है इनकी उत्पत्ति की बात। इनकी क्या है भाई? उत्पत्ति की बात है। ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तो इनके वंश में, है ना, हमने देखा मंडोर के शासकों में रजिल, सिलूक, बाऊ, ककुक ये राजा हुए थे, है ना। वहीं इनकी सबसे फेमस शाखा मंडोर के बाद में आती है भीनमाल। कौन आती है? भीनमाल। एक आती है उज्जैन, है ना, एक आती है कन्नौज। ये इनकी फेमस शाखाएं। तो होता यूं है कि एक शासक हुआ था नागभट्ट प्रथम, यहां से वास्तविक इतिहास इनका शुरू होता है। नागभट्ट प्रथम 730 से 756 इसका समय है ना। एक एक शासक की हम चर्चाएं करेंगे। देखो मैं यहाँ शासकों के नाम पहले बता दूं आपको थोड़े, जिससे आपको याद रह जाए कि नागभट्ट प्रथम जो है वो 730 से 756 के समय हुआ। एक ताकतवर शासक और हुआ था वत्सराज, है ना। गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास बहुत कम है, देखने को मिलता है। बाकी जितना इतिहास मिलता है उससे हमें अनुमान लगता है कि बहुत ताकतवर वंश रहा होगा भारत में। ये वत्सराज का जो समय है वो 783 से 795 का है समय। वत्सराज के बाद में तीसरा शासक आता है नागभट्ट सेकंड, है ना, नागभट्ट सेकंड। इसके समय मिलता है 795 से 833 इसका समय है। नागभट्ट सेकंड के बाद में आता है रामभद्र, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहा इतिहास में, लेकिन कुछ था, इसलिए रामभद्र का जो समय है वो है 833 से 836। पांचवा शासक आता है आपका मिहिर भोज। कौन आता है? मिहिर भोज। मिहिर भोज का जो समय है वो 836 से शुरू होता है, 885 तक रहता है। बहुत ही गजब का शासक था, सबसे ताकतवर। एक एक को हम पढ़ेंगे डिटेल से, मैं फटाफट से केवल राजाओं के नाम बता रहा हूँ जिससे आपको ध्यान में रहे। मिहिर भोज के बाद में आता है महेंद्रपाल। कौन आता है भाई साहब? महेंद्रपाल प्रथम। ये जो महेंद्रपाल प्रथम है इसका समय है 885 से 910, है ना। और उसके बाद एक अच्छा शासक और आता है महिपाल। कौन आता है? महिपाल प्रथम। ये जो महिपाल है इसका समय है 913 से 943, है ना। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी है केवल उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसके अलावा हम फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार आप नोट भी कर सकते हो इनको कि भाई साहब ये महत्वपूर्ण शासक है। महिपाल के बाद में महेंद्रपाल सेकंड हुआ, फिर राज्यपाल हुआ, है ना, मैं लिख देता हूँ, है ना। इनके समय कोई ज्यादा नहीं था, ये अवनति काल था इनका। महेंद्रपाल सेकंड, फिर हुआ 9वां शासक के रूप में राज्यपाल को हम देखते हैं, और अंतिम शासक यशपाल। अंतिम शासक कौन हुआ? यशपाल। ये गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक था। ठीक है। तो ध्यान रखना गुर्जर प्रतिहारों में 10 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं भाई साहब? और भी हुए, बहुत सारे शासक हुए हैं, लेकिन हम इन 10 की ही चर्चा करेंगे जो इतिहास में महत्वपूर्ण है ना, जिनके बारे में इतिहास में कुछ तथ्यात्मक जानकारी मिलती है ना। आप नोट कर सकते हो आराम से, है ना। बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, गुरुजी 2022, ये टेलीग्राम चैनल है @गुरुजी 2022।
इसको आप सर्च करें, इस पर जाएं और इसके बाद आपको इनकी PDF भी उपलब्ध मिल जाएगी। अन्य जो टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी की PDF आपको इस चैनल पर देखने को, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, मतलब टेलीग्राम ग्रुप है ये, उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर ये आपको नहीं मिलता है, मिल जाएगा वैसे, है ना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो ये शासक में नागभट्ट प्रथम 730 से 756, वत्सराज 783 से 795, नागभट्ट सेकंड 795 से 833, रामभद्र 833 से 836, मिहिर बोध 836 से 885, महेंद्रपाल फर्स्ट 885 से 910, महिपाल फर्स्ट 913 से 943, महेंद्रपाल सेकंड राज्यपाल और यशपाल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार, एक एक को पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं नागभट्ट प्रथम। सबसे पहले किसको देखते हैं हम? नागभट्ट प्रथम को। बहुत बढ़िया आदमी था, है ना। तो देखो नागभट्ट प्रथम पहला शासक, ध्यान दीजिएगा, नागभट्ट प्रथम जो था, है ना, इसका समय 730 से 756, 730 से 756 है ना। बहुत गजब का शासक, इसे कहा गया मलेच्छों का नाशक। इसे क्या कहा गया है? मलेच्छों का नाशक। क्यों? क्योंकि इसने भारत पर, इसके समय ये जो अपना भारत है, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना, भारत के ऊपर इधर से अरब आक्रमण बहुत ज्यादा हुए थे, बहुत ज्यादा आक्रमण हुए इसके समय। इसने क्या किया? इन सभी आक्रमणों को भारत में प्रवेश करने से रोक दिया, इन सभी लोगों को। इसने सबसे ज्यादा बार इनको हराया था, इसलिए साहब इतिहासकारों ने इसको मलेच्छों का नाशक की संज्ञा दे दी साहब। अब ये देखो, ये जो नागभट्ट प्रथम था, ये दरबार लगाता था, है ना, उसको बोलते थे नागावलोक का दरबार। ये नागावलोक जो है, ये भी इसकी उपाधि है। ये दरबार लगाता था, उसे कहते हैं नागावलोक का दरबार। तो ध्यान रखना, नागावलोक भी इनकी क्या है? उपाधि है। तो एक तो उपाधि हो गई मलेच्छों का नाशक, एक हो गई नागावलोक। तो नागावलोक भी इनको प्राप्त उपाधि है। नागावलोक का दरबार जब लगता था, तो भाई साहब ये देखो, आपको नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जानकर बड़ी खुशी होगी कि इसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये अपना राजस्थान क्या, भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं इसको लेकर के अपन, कि जब नागभट्ट प्रथम का जब शासन था, तो ये अपना जो भारत है ना, ये भाई साहब एक अलग ही सीमाओं को छू रहा था, है ना। चल जाएगा, है ना, कि साहब ये तो वर्तमान का भारत है, ये अपना पाकिस्तान वाला एरिया, ये अफगानिस्तान वाला एरिया, उस समय ये भी भारत में हुआ करते थे, ये भी कहाँ हुआ करते थे, है ना, भारत में हुआ करते थे साहब। ठीक है, खास बात को समझना कि इस समय तक अपने यहाँ पर एक वंश था, लोहार वंश, जिसको उत्कट वंश है, या है ना। इसके अलावा यहाँ पर गुहिल वंश हुआ करता था, है ना। ये गुहिल, ये सामंत थे इनके। नागभट्ट प्रथम के समय भारत में उस समय जो वंश थे ना, एक चालुक्य था, चालुक्य, इधर तो अपने पाल आ गए थे। पाल और गुर्जर प्रतिहार दोनों लगभग एक साथ ही उदय होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आ गए थे। यहाँ पर कौन आ गए थे? मान्य खेत के राष्ट्रकूट आ गए थे, है ना। इधर जो है परमार थे, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें गंग वंश था, ये गंग वंश था, है ना। चेर, है ना। इसके अलावा पांडे थे, है ना। ये सॉरी गंग वंश ये रहा, है ना, सॉरी। तो ये जो वंश थे ना, इन्होंने क्या किया, ये नागावलोक के दरबार में आया करते थे। ये लोग, ये सारे जो है, ये सब नागावलोक के दरबार में आया करते थे। चौहान वंश भी था उस समय, वो भी एक सामंत के रूप में मौजूद था। तो ये सब क्या करते थे, नागावलोक के दरबार में आते थे। तो ध्यान रखना, नागभट्ट प्रथम ने लगभग भारत के शासकों को क्या बना लिया था? सामंत बना लिया था अपना, है ना। तो इतना शक्तिशाली शासक था नागभट्ट प्रथम, लेकिन इसका इतिहास हमें ज्यादा उपलब्ध मिलता नहीं है ज्यादा, है ना। सामान्य जानकारी रखते हैं अपन कि मलेच्छों का नाशक की संज्ञा दी गई है, नागावलोक का दरबार लगाता था, इसलिए इसे नागावलोक की संज्ञा भी दी गई है। ये कौन है? नागभट्ट प्रथम है।
दूसरा शासक आता है वत्सराज। दूसरा कौन सा आता है भाई साहब? वत्सराज। वत्सराज का जो समय है वो 783 से 795 है। 783 से 795 वत्सराज का समय है। इसने रणहस्तिन की उपाधि धारण की। किसकी? रणहस्तिन की उपाधि धारण की। इसके अलावा इसने जय वराह की उपाधि भी धारण की थी। रणहस्तिन और जय वराह की उपाधि धारण की थी किसने? वत्सराज ने। इसने भाई साहब ओसियां जोधपुर का नाम सुना होगा आपने। ओसियां है, कहां पर है ओसियां? जोधपुर में है ना। ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया। वत्सराज ने ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो अगर आपसे पूछे प्रश्न कि ओसियां के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया? वत्सराज ने ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखो ओसियां के मंदिरों में महावीर स्वामी का मंदिर फेमस है। कौन सा मंदिर फेमस है भाई साहब? महावीर स्वामी का मंदिर। एक आता है सूर्य का मंदिर। ये कौन सा आता है भाई साहब? सूर्य का मंदिर। सचियाय माता का मंदिर। ये जो सचियाय माता का मंदिर है इसमें मां दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति लगी हुई है। महिषासुर मर्दिनी। ध्यान देना कि ओसियां जोधपुर के जो मंदिर हैं है ना, ओसियां के मंदिरों का निर्माण करने का श्रेय जाता है वत्सराज को। किसको जाता है भाई साहब? वत्सराज को जाता है। वत्सराज ने ओसियां के मंदिरों का निर्माण करवाया। इसमें महावीर स्वामी का मंदिर, सूर्य मंदिर, सचियाय माता का मंदिर बहुत फेमस है। सचियाय माता का मंदिर जो है वो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, जो महिषासुर मर्दिनी है ना माता, एक राक्षस नीचे जो दुर्गा अपन नवरात्रा में देखते हैं है ना, नवरात्रों में देखते हैं ना, मूर्ति लगी होती है, नीचे एक राक्षस पड़ा रहता है ना, उसको माता मार रही होती है। तो वो मूर्ति जो है वो सचियाय माता मंदिर की मूर्ति है। ठीक है। दूसरी बात हम करें तो ये जो मंदिर है ना ओसियां के मंदिर, ज्यादातर मंदिर ओसियां के महामारू शैली में है। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे फेमस शैली थी महामारू शैली। अगर आपसे पूछे ओसियां के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? महामारू शैली में बने हुए हैं। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रसिद्ध शैली थी महामारू शैली। समझ गए बात को? इसके अलावा ओसिया में एक मंदिर है हरिहर का मंदिर। हरिहर का मंदिर है साहब ओसिया में। और ये जो हरिहर का मंदिर है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। ध्यान रखना। कि गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रसिद्ध शैली महामारू शैली। ओसियां के मंदिर, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ओसियां के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं तो ध्यान रखना ओसियां के मंदिर जो हैं वो अपनी पंचायतन शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं ओसियां के मंदिर? पंचायतन शैली में बने हुए हैं है ना। लेकिन एक हरिहर का मंदिर है ओसियां में। ओसियां में कौन सा मंदिर है? हरिहर का मंदिर है जो कि पंचायतन शैली में बना हुआ है। सॉरी, ओसियां के जो मंदिर है वो महामारू शैली में है। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्रसिद्ध शैली है महामारू शैली। ओसियां के मंदिर किस शैली में है? महामारू शैली में है। लेकिन एक हरिहर का जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में है। ये आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा वत्सराज के समय का एक लेख मिलता है वली प्रबंध लेख। वत्सराज के समय का कौन सा लेख मिलता है? वली प्रबंध लेख। तो इस लेख में हमें स्वयंवर की जानकारी मिलती है। कौन से वर की जानकारी मिलती है? हमें स्वयंवर की जानकारी मिलती है साहब, है ना। स्वयंवर की जानकारी मिलती है। सती प्रथा का उल्लेख भी हमें मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो यहां से हमें नियोग प्रथा की जानकारी भी मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि स्वयंवर, सती प्रथा या नियोग प्रथा की जानकारी गुर्जर प्रतिहारों में किस शासक के समय मिलती है? वत्सराज के समय मिलती है वली प्रबंध अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? वली प्रबंध अभिलेख से। वत्सराज के समय ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है।
कौन से संघर्ष की भाई साहब? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस शासक के समय होती है? वत्सराज। ये वत्सराज ही करता है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करता कौन है? वत्सराज ही करता है। कैसे करता है? देखो कि साहब अगर अपन देखें ना तो ध्यान देना कि ये अपना भारतीय क्षेत्र है, ये अपना क्या है भाई साहब? भारतीय क्षेत्र है। अभी हाल ही में जो वर्तमान है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल, है ना। और इसके आसपास का ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो भाग है ये वर्तमान में पाकिस्तान कहला रहा है, ठीक है ना। ये सॉरी, हाँ अब देखिएगा ये क्या कहला रहा है? अपना पाकिस्तान कहला रहा है। ये पूरा इलाका क्या है? पाकिस्तान है, ठीक है। और इसके ऊपर ये हिंदुकुश पर्वतमाला है ना, और ये अपना अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ना। तो सामान्य रूप से चर्चा करनी है अपने को, सामान्य रूप से देखना है कि वत्सराज यहाँ पर जो है वो अपना वत्सराज था। यहाँ पर कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था और राजा था वत्सराज, है ना। और यहाँ पर थे पाल, ये थे अपने पाल वंश। कौन सा वंश था साहब? पाल वंश। और यहाँ थे, सॉरी देखिएगा नहीं इस रंग से, तो यहाँ थे पाल, सॉरी पाल तो आगे अपने, हाँ है ना, राष्ट्रकूट ये है। पाल तो है बंगाल में, पाल तो कहाँ है भाई साहब? ये है बंगाल, है ना। राजस्थान वाला इलाका ये वत्सराज का है। और यहाँ मान्य खेत, यहाँ कौन सा खेत है? मान्य खेत है कर्नाटक में। यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश था। यहाँ कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश था। तो ध्यान रखना, होता यूं है कि अगर आपसे पूछे किसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी? वत्सराज के समय। किसके समय? वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। होता यूं है, हर्षवर्धन के बाद यशोवर्मन राजा बनता है। यशोवर्मन के बाद में अपना ये भाई साहब आयुध वंश के पास में ये आता है। तो गंगा वाला ये क्षेत्र कौन सा है? अपना गंगा वाला है। क्या हुआ? ये क्षेत्र है गंगा नदी, है ना। और इसके साथ में यमुना आ रही है, ऊपर से निकल करके यहाँ से यमुना आ रही है, ये गंगा आ रही है। बीच में कन्नौज, बीच में क्या है? कन्नौज। कन्नौज को लेकर के, कन्नौज जो है इस पर दो भाई थे, चक्रायुध और इंद्रायुध। एक तो था चक्रायुध, एक था इंद्रायुध। ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश में हम देख रहे हैं कि वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। दो भाई थे, एक इंद्रायुध और दूसरा था चक्रायुध, है ना। इन दोनों भाइयों के मध्य आपसी उत्तराधिकार युद्ध होता है कि भाई आयुध वंश था कि मैं राजा बनूंगा और मैं राजा बनूंगा, है ना। इंद्रायुध की बड़ो मैं हूँ, चक्रायुध के भाई साहब ताकतवर मैं हूँ, है ना। समाचार पहुंचा वत्सराज के पास कि यार कन्नौज, वत्सराज ने सोचा यार कन्नौज हाथ में आ जाए, मजा आ जाए, है ना। बस तो देख लिया सबने कि कन्नौज आपने हाथ में ऊंचा कुल मिला, समस्या बहुत मोटी होगी, है ना। वत्सराज कहेंगे रो मौको देखियो और त्रिपक्षीय संघर्ष का मायने पहले चोट को आक्रमण कर दियो अटै, है ना। कन्नौज पर आक्रमण किया, इंद्रायुध चक्रायुध को भगाया, है ना। और कन्नौज को विजित कर लिया और इंद्रायुध को यहाँ पर सामंत बना दियो, ठीक है। अडिनु धर्मपाल, सोचो यार, पाल वंश का था धर्मपाल। उसने कहा भाई साहब गजब आदमी है वत्सराज तो, है ना। हाँ चाले को नहीं बात, अब बात चाले को नहीं साहब, कुछ करना पड़ेगा। तो धर्मपाल ने क्या किया? वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन वत्सराज से धर्मपाल हार गया। इधर राष्ट्रकूट वंशों में था ध्रुव नाम का कोई शासक था, ध्रुव प्रथम जिसको हम कहते हैं,
उसने कहा कि भाई साहब ऐसी कौन सी ताकत आ गई जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, देखना पड़ेगा। ध्रुव प्रथम ने आक्रमण किया और वत्सराज को हरा दिया। ध्रुव प्रथम किन्हीं कारणों से पुनः रिटर्न हो गया वैसा और वापस अपनी राजधानी मान्य खेत में आ गया। तो देखो त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे विजय किसकी हुई? ध्रुव प्रथम की। पहले वत्सराज धर्मपाल से जीता और इधर वत्सराज से ध्रुव जीत गया, है ना। आगे अगर त्रिपक्षीय संघर्ष को हम यहीं पर पूरा देखें तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। आगे अन्य शासकों की हम बात करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ आप देख लो जब तक कि त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है ना। ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो है इसमें पहली बार में वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और ध्रुव ने वत्सराज को हराया। ये पहला चरण था। ये कौन सा चरण था? पहला चरण था। अब इधर से क्या हुआ? ध्रुव प्रथम जो है वापस लौट गया। ध्रुव प्रथम वापस से लौट गया। ध्रुव प्रथम वापस आ गया भाई साहब अपने क्षेत्र में, है ना। इधर धर्मपाल ने सोचा कि ध्रुव प्रथम चला गया, वत्सराज हार ही गया। इसने क्या किया? वापस यहाँ प्रवेश किया और चक्रायुध को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया यहाँ पर कि चक्रायुध राजा बन गयो। चक्रायुध को कहते तुम राजस्व पहुंचा वो करजे, टैक्स देवो करजे। चक्रायुध यहाँ राजा बन गया। धर्मपाल पुनः अपने क्षेत्र में बैठ गया, राजस्व वसूलने लगा। दूसरा चरण शुरू हुआ कि वत्सराज ने पुनः आक्रमण किया और चक्रायुध को भगा दिया। ये दूसरा चरण था। चक्रायुध को भगा दिया साहब, लेकिन कन्नौज पर अभी तक अधिकार नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे भी ज्यादा मतलब नहीं रहा कि ध्रुव उधर से आ सकता है ना। तो दो चरण हो गए। पहले चरण में वत्सराज ने धर्मपाल को हराया और ध्रुव ने वत्सराज को हराया। दूसरे चरण में वत्सराज ने धर्मपाल द्वारा बैठे हुए चक्रायुध को हराया, लेकिन ध्रुव नहीं आया। तीसरा चरण की हम बात कर रहे हैं तो शासक बन गया नागभट्ट सेकंड। कौन बन गया? नागभट्ट सेकंड। तो पहले नागभट्ट सेकंड को देखते हैं और फिर इसकी बात करते हैं। देखो वत्सराज के समय की घटनाएं आप देख लेना एक बार पुनः कि वत्सराज 783 से 795 वत्सराज का समय है। रणहस्तिन की और जय वराह की इसने उपाधि धारण की। ओसिया के मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें महावीर स्वामी सूर्य मंदिर और सचिया माता का मंदिर बहुत फेमस है। महामारू शैली में निर्मित है। अगर आपसे पूछे ना ओसिया मंदिर किस शैली में बने हुए? महामारू शैली में। एक हरिहर का मंदिर है ओसिया में, वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। वत्सराज के समय का बलि प्रबंध अभिलेख मिलता है, उसमें स्वयंवर, सती प्रथा और नियोग प्रथा का उल्लेख है। त्रिपक्षीय संघर्ष के आरंभ किसने किया था? वत्सराज ने ही किया था, है ना। धर्मपाल को हरा करके त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी और ध्रुव प्रथम से यह हार गया था। अब दूसरा चरण देखो साहब। दूसरा चरण हम देखें तो शासक बनता है नागभट्ट। शासक कौन बनता है? नागभट्ट बनता है। अगला शासक हम देखते हैं यहाँ पर। वत्सराज के बाद में शासक बनता है नागभट्ट सेकंड। प्रथम को तो हमने पढ़ ही लिया था, नागभट्ट सेकंड। इसका समय है 795 से 833। 795 से 833। बहुत गजब का शासक था साहब नागभट्ट सेकंड। महाप्रतापी महाशक्तिशाली शासक था। इसने उपाधियां धारण की महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक और परमेश्वर। महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर की उपाधि धारण कर ली। इसे ही ग्वालियर प्रशस्ति में, कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण की संज्ञा दी गई है। अगर आपसे पूछे ना किस गुर्जर प्रतिहार शासक को ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण की संज्ञा दी गई है, इसे ही, किसको? नागभट्ट द्वितीय को ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण की संज्ञा दी गई है। वैसा पुनः ध्यान रखना, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की और ग्वालियर प्रशस्ति में इसे ही कर्ण की संज्ञा दी गई है। किसको? नागभट्ट सेकंड को। गजब का शासक था। देखो इसने क्या किया भाई साहब, अगर इसको हम देखें तो सिंपल वे में समझना
कि इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। एक बार हम चलते नागभट्ट फर्स्ट की ओर। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, जिसे मलेच्छों का नाशक कहते हैं, नागावलोक कहते हैं, उसने क्या किया भाई, मंडोर से राजधानी हटाकर भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया, उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। तो अगर आपसे पूछे ना कि भीनमाल को प्रथम राजधानी किसने बनाया था गुर्जर प्रतिहारों की, नागभट्ट प्रथम ने, वो था प्रथम जो वत्सराज से पहले था, है ना। और दूसरी राजधानी अवंती यानी उज्जैनी को बना लिया था। इसने क्या किया कि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की तीसरी राजधानी बनाया। कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था भाई साहब? नागभट्ट सेकंड था। भीनमाल और उज्जैन को बनाने वाला नागभट्ट प्रथम था और कन्नौज को बनाने वाला नागभट्ट सेकंड था। ध्यान में रह जाएगा। अब देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष में नागभट्ट सेकंड का भी योगदान है और गजब का योगदान है। इसने भी 2 चरणों में युद्ध किया था। कितने चरणों में भाई साहब? 2 चरणों में युद्ध किया था। ये देखो, नागभट्ट सेकंड, भाई ये हो गया मामला, वत्सराज का मामला हो गया। तो नागभट्ट सेकंड आते हैं। कौन आते हैं भाई साहब? नागभट्ट सेकंड। ये अपना वही भारत है ना, ये अपना क्या है? भारत है भाई साहब। चल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नागभट्ट सेकंड की हम चर्चा कर रहे हैं। किसकी? नागभट्ट सेकंड। इसने ये जो कन्नौज है ना, ये क्या है? गंगा यमुना दोआब पर है कन्नौज। नागभट्ट सेकंड ने क्या किया, जब वत्सराज जो है मृत हो गया तो धर्मपाल ने चक्रायुध को यहाँ का राजा बना दिया। नागभट्ट सेकंड ने चक्रायुध को पराजित किया, पहला चरण, है ना। इस समय क्या हुआ कि जैसे ही इसको पराजित किया तो यहाँ राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय। शासक कौन था? गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट शासक था। गोविंद तृतीय ने इस पर आक्रमण किया लेकिन हार गया। गोविंद तृतीय हार गया। पहली बार राष्ट्रकूट शासक को हराने वाला व्यक्ति कौन है? नागभट्ट सेकंड। इधर से इसने सोचा कि धर्मपाल पुनः आएगा, यहाँ पाल वंश है ना, तो इसने क्या किया? आगे बढ़ा भाई, ये बंदा आगे बढ़ा। कौन? नागभट्ट सेकंड, है ना, आगे बढ़ा। और यहाँ मुंगेर है बिहार में। कौन सा गेर है? मुंगेर। और मुंगेर का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? मुंगेर का युद्ध लड़ा, जिसमें धर्मपाल की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई? धर्मपाल की। और ध्यान रखना कि नागभट्ट सेकंड ने तीसरा और चौथा चरण हो गया ना, तीसरे चरण में चक्रायुध को हराया, वो भी धर्मपाल की ही हार थी। फिर मुंगेर के युद्ध में आगे बढ़कर फिर धर्मपाल को हराया, है ना। और गोविंद तृतीय ने फिर आक्रमण किया, है ना। इसके बाद पुनः गोविंद तृतीय का आक्रमण होता है, लेकिन इस बार हार जाता है धर्मपाल। एक बार गोविंद तृतीय से जीता, दूसरी बार गोविंद तृतीय से हार गया सा, है ना। इस हार के कारण नागभट्ट सेकंड ने यहीं पर ये जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है, उनके दोआब में ही गंगा में जाकर के समाधि ले ली। कहाँ समाधि ली? यहीं पर जहां पर युद्ध हुआ था, वहीं पर गंगा में समाधि ले ली और मोक्ष प्राप्त कर गया। ठीक है, ये था नागभट्ट सेकंड। अब नागभट्ट सेकंड के बाद में राजा बनता है रामभद्र। राजा कौन बनता है भाई साहब? रामभद्र। रामभद्र का इतिहास कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, सामान्य सा इतिहास है। राजा कौन बना? तीसरा आदमी, चौथा आदमी आ गया है, रामभद्र। 833 से 836 रामभद्र को देवपाल ने हराया था। पाल शासक किसने हराया? देवपाल ने हराया, है ना। तो हार गया बेचारा। ये बात इसकी औलाद मिहिर भोज को सदी नहीं साहब। इसने क्या किया? रामभद्र को गद्दी से हटाकर खुद शासक बन गया मिहिर भोज 836 में, जो 885 तक रहा। तो मिहिर देवपाल से हार गया रामभद्र। पाल वंश से हारने वाला पहला शासक था रामभद्र गुर्जर प्रतिहारों में, है ना। फिर आया मिहिर भोज 883 से 885। देखो, मैं एक आपको फटाफट से एक लिमिटेड समय में चाहता हूँ गुर्जर प्रतिहार पूरा पढ़ा दूं आपको बढ़िया से, तो आपको मजा भी आ जाए। हर चीज आपको यहाँ बता रहा हूँ। एक छोटा वीडियो थोड़ा छोटा बने, क्योंकि वीडियो का समय बहुत लंबा होता जा रहा है ना। तो देखो, मिहिर भोज जो है 836 से 885 समय मिहिर भोज का, है ना।
अब क्या होता है कि 5 चरण हो गए, 2 वत्सराज ने लड़े, 2 नागभट्ट ने लड़े, 1 रामभद्र ने लड़ा। 5वां चरण हो गया, 6वां चरण है मिहिर भोज का, सॉरी 5वां चरण है मिहिर भोज का, हो गया ना, 2 2 4 1 5 हो गए। इसका चरण कौन सा है? 6वां। मिहिर भोज का चरण कौन सा है? 6वां। फिर रिपीट करूंगा मैं आपको तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपके कि मिहिर भोज का समय 1836 से 1885। भाई साहब इसी के समय अरबी यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान। उसने इसको इस्लाम का शत्रु बताया, इसे वरुआ कहा, गुर्जरों को जुर्ज कहा था, वो था सुलेमान। ये बहुत ज्यादा ताकतवर शासक था। इसने चांदी के सिक्के चलाए। मिहिर भोज ने किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए थे, जिन्हें द्रम कहा गया। जिन्हें क्या कहा गया भाई साहब? द्रम कहा गया था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया था? द्रम कहा गया था, है ना। चांदी के सिक्कों को कहा गया सब द्रम कहा गया था। और इसने उपाधि धारण की आदि वाराह की। आदि वारा है और प्रभास की। प्रभास का मतलब ये सूर्य है, आदि वारा मतलब ये परम वैष्णव भक्त था, विष्णु का भक्त था, है ना। इसलिए इसने आदि वारा है और प्रभास की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना, पहला शासक नागावलोक मलेच्छों का नासक की उपाधि धारण करता है। वत्सराज जो है वो जय वाराह की उपाधि धारण करता है। वत्सराज किसकी उपाधि धारण करता है? जय वाराह की और रणहस्तिन की। जय वाराह और रणहस्तिन की। नागभट्ट सेकंड आता है, वो महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर कर्ण की उपाधि धारण करता है। मिहिर भोज आता है, ये आदि वाराह है और प्रभास की उपाधि धारण करता है। चांदी के सिक्के चलाता है, द्रम नाम से प्रसिद्ध होते हैं इसके चांदी के सिक्के। और अंतिम जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत जिस वत्सराज ने की थी, उसका अंतिम विजेता मिहिर भोज ही होता है। अगर आपसे पूछे ना त्रिपक्षीय संघर्ष का अंतिम विजेता कौन है? मिहिर भोज है। इस भाई साहब ने देखो क्या किया, मिहिर भोज ने क्या किया, थोड़ा देखिएगा। अच्छा ज्यादा छोटा नहीं होगा। देखो मिहिर भोज ने किया क्या, कि ये भारत है, ये क्या है भाई साहब? भारत है। चल जाएगा, है ना। थोड़ा पतला हो गया, कैसे चलेगा बेचारा, ऐसे थोड़ा चलता है ना। तो अपना फास्टली कोशिश है मेरी आपको बहुत फास्ट कोर्स करा दूं, है ना, जिससे आपको भी मजा आ जाए और कोर्स भी हो जाए, है ना। तो इतना समय नहीं रहता अपने पास में भाई साहब, आज समय मिल ही गया तो फटाफट कोर्स हो ही जाएगा। ये भारत है, बात कर रहे हैं मिहिर भोज की। बात किसकी चल रही है? मिहिर भोज की, है ना। यहाँ पर बेटा है मिहिर भोज, गुर्जरों का सबसे ज्यादा ताकतवर शासक, सबसे ज्यादा ताकतवर शासक है मिहिर भोज। इधर है पाल, पालों में है विग्रह पाल। कौन है? विग्रह पाल। एक शासक विग्रह पाल के बाद में आए नारायण पाल। इन्होंने दोनों को हराया था साहब, विग्रह पाल और नारायण पाल। इधर राष्ट्रकूटों में है कृष्ण। कौन है? कृष्ण सेकंड। मिहिर भोज ने भाई साहब कन्नौज पर आक्रमण करते हुए विग्रह पाल को हराया, नारायण पाल को हराया। इधर से कृष्ण सेकंड आया, यह भी हार गया और मिहिर भोज अंतिम विजेता हो गया। उसके बाद युद्ध नहीं चला। तो मिहिर भोज जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों का क्या था? अंतिम शासक था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जीत दर्ज कर ली और अपना नाम स्वर्ण अंकों में दर्ज किया। थोड़ा सा हम पीछे चलते हुए एक बार इतिहास को और बढ़िया से देखते हैं, है ना। अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना। पुनः एक वत्सराज पर चलते हैं, कुछ इतिहासकार भी देख लेते हैं अपने साथ में, साहित्यकार भी। ये रहा वत्सराज, है ना। वत्सराज के समय हमने बहुत सारी चीजें देखी थी भाई साहब। ओसिया के मंदिर बनवाए। देखो वत्सराज के समय क्या हुआ था, एक लेखक था उद्योतन सूरी, जो इसका दरबारी कवि था। उद्योतन सूरी वत्सराज का दरबारी कवि था, जिसने कुवलय माला लिखी। क्या लिखी साहब? कुवलय माला। ठीक है, रह जाएगा ध्यान में। एक आता आचार्य जिनसेन। आचार्य जिनसेन, इन्होंने क्या किया? हरिवंश पुराण लिखी थी। हरिवंश पुराण, ये भी अपने वत्सराज के समय हुए थे। तो वत्सराज के समय की बातें हमने देख ली। उद्योतन सूरी ने वत्सराज के समय में
कूलेमाला लिख दी और आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की ओर। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष अपना चल रहा था, इसको यहाँ देख लेते हैं अपन कि 6 चरणों में हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ भाई साहब? 6 चरणों में हुआ। ठीक है ना। पहला चरण वत्सराज धर्मपाल ध्रुव के मध्य, दूसरा चरण वत्सराज धर्मपाल के मध्य, तीसरा चरण जो है वो नागभट्ट सेकंड किसके मध्य? नागभट्ट सेकंड, इधर से धर्मपाल रहता है और इधर जो है गोविंद आ जाता है, गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। ठीक है, चौथा चरण भी इन्हीं के मध्य रहता है, नागभट्ट धर्मपाल और गोविंद तृतीय के मध्य। ठीक है, फिर देखते हैं पांचवा चरण रामभद्र। पांचवा चरण में कौन आया? रामभद्र आया, है ना। और इधर से देवपाल आया, इधर अमोघ वर्ष था। राष्ट्रकूटों में कौन था? अमोघ वर्ष था, लेकिन ये नाबालिग था, छोटा था, बच्चा था। ठीक है, तो देवपाल ने रामभद्र को हरा दिया और मामला क्लियर हो गया। बस अमोघ वर्ष के पंचायती नहीं की। फिर देखो थोड़ा और चलते हैं अपन, छठवां चरण। तो छठवां चरण है वो है अपना भाई साहब का, ये कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है उन्होंने विग्रहपाल को हराया। किसको हराया? विग्रहपाल को। एक था नारायण पाल, दोनों को हरा दिया इसने, है ना। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण को भी इसने हरा दिया था, वो था मिहिर भोज, ध्यान में रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे की ओर। तो अब जो है ना, मिहिर भोज के बाद आया महेंद्र पाल। कौन आया? महेंद्र पाल आता है भाई साहब। देखो अगला शासक, पांचवा शासक महेंद्र पाल फर्स्ट। महेंद्र पाल फर्स्ट शासक बनता है। महेंद्र पाल फर्स्ट का जो समय था वो था 885 से 910। महेंद्र पाल के समय एक फेमस दरबारी कवि था राजशेखर, जो इनका गुरु भी था। राजशेखर इनका गुरु भी था, इनका दरबारी कवि भी था। राजशेखर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी भाई साहब। इसने लिखी कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी लिखी। इसने हर विलास नामक ग्रंथ की भी रचना की, हर विलास भी इसने लिखा था। इसके अलावा देखो इसने बाल रामायण लिखी, बाल रामायण। इसने बाल भारत भी लिखी थी, बाल भारत। इसे हम प्रचंड पांडव भी कहते हैं, प्रचंड पांडव। ठीक है, इसने विद्वत्साल भंजिका भी लिखी। इसने क्या लिखा भाई साहब? विद्वत्साल भंजिका, विद्वत्साल भंजिका भी इसने लिखी थी। तो ध्यान रखना कि राजशेखर महेंद्रपाल सेकंड का दरबारी कवि था। ये दो शासकों के समय रहता है, महिपाल के समय भी यही था और महेंद्रपाल के समय भी यही था। तो ध्यान रखना, महेंद्रपाल के समय इसने कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव, विद्वत्साल भंजिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये था राजशेखर। ठीक है, महेंद्रपाल ने अपने वंश को बिखरने नहीं दिया, लेकिन इसने सीमाओं को फैलाया भी नहीं, है ना। इसके बाद अवनति आरंभ हो गई, गुर्जर प्रतिहार वंश पतन की ओर जाने लगा। शासक बना महिपाल। कौन बना? है ना। देखो एक चीज और, महेंद्रपाल सेकंड ने भी नागभट्ट सेकंड की तरह, जो नागभट्ट सेकंड था ना, उसने महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, है ना। इसने भी महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण की भाई साहब, है ना। तो इसकी उपाधियां आती है महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, और इसको राजशेखर ने निर्भय नरेश भी कहा, निर्भय नरेश भी कहा। तो इसको राजशेखर ने क्या कहा भाई साहब? निर्भय नरेश भी कहा साहब, है ना। निर्भय नरेंद्र, निर्भय नरेश भी इसकी उपाधि प्राप्त होती है। यह है महेंद्रपाल। अगला शासक बनता है महिपाल। अगला शासक कौन बनता है भाई साहब? महिपाल बनता है। ठीक है, तो देखो महिपाल, ये छठवां शासक हो गया ना। पहला नागभट्ट प्रथम है, दूसरा नागभट्ट सेकंड, वत्सराज, तीसरा नागभट्ट सेकंड, चौथा मिहिर भोज, पांचवा महेंद्रपाल और छठवां है
महिपाल फर्स्ट। महिपाल फर्स्ट जो है इसके समय भी दरबारी कवि राजशेखर रहा है, जो इसका भी गुरु रहा है, दोनों का गुरु, दोनों का दरबारी कवि। महिपाल फर्स्ट के समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, जो कन्नौज है, विशेषकर कन्नौज, बाकी पूरा गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी बन जाता है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी, उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसके समय बनता है? महिपाल प्रथम के समय। ध्यान रखना, महिपाल प्रथम के समय गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, उन्होंने कन्नौज को क्या कर दिया? उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विश्वविख्यात कर दिया था। विशेष ध्यान रखना, राजशेखर महिपाल को कहता है आर्यावर्त का महाराजाधिराज। आर्यावर्त का क्या कहता है? महाराजा धीराज। तो ध्यान रखना, आर्यावर्त का महाराजाधिराज की उपाधि किसको दी गई है? महिपाल प्रथम को। किसने दी थी? राजशेखर ने दी थी। उसके बाद आता है आपका शासक महेंद्रपाल सेकंड। कौन आता है? महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल सेकंड के समय ये चेर, चालुक्य, है ना, चौहान, ये सब अलग अलग हो गए साहब, अपने आप को राजा बनाने लग गए साहब, अलग अलग हो गए, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, है ना। तो इसका कोई विशेष नहीं रहा। एक आया राज्यपाल 1018 ईस्वी में। 1018 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था साहब। ये छोड़कर भाग गया, राजधानी छोड़कर ही भाग गया, है ना। तो विद्याधर चंदेल शासक विद्याधर को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया? राज्यपाल की हत्या कर दी। चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल की क्या कर दी? हत्या कर दी और राजा बना दिया। इसका जो अंतिम शासक भी कहलाता है इस वंश का, यशपाल को। किसको बना दिया? यशपाल को राजा बना दिया, है ना। 1036 ईस्वी इसका महत्वपूर्ण समय रहता है ना। 1039 ईस्वी में गहड़ वालों ने यशपाल को हरा करके राज्य प्राप्त कर लिया और इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन होता है? कौन होता है भाई साहब? यशपाल होता है। तो ये था गुर्जर प्रतिहार, है ना। मैंने बहुत ही कम समय लेने का प्रयास किया है, कम समय में पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश आपके सामने रख दिया साहब, है ना। एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा साहब गुर्जर प्रतिहार वंश, ध्यान में रह जाएगा सभी के, ठीक है। और हम आते रहेंगे, हर वंश आप तक पहुंचाते रहेंगे सामान्य जानकारी के साथ। हमारा YouTube चैनल गुरुजी 2022, एक तो दूसरा राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट सिक्कर के नाम से है। 2 चैनल है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सिक्कर और गुरुजी 2022। आप लोग इन दोनों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दबादब शेयर करें। आपके शेयर पर डिपेंड करता है कि हम आपको शॉर्ट में ज्यादा मैटर के साथ अधिकतम क्लासें प्रदान कर सके, ठीक है बंधुओं, है ना। अब बात मान लीजिए यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।